नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के बारे में। इससे पहले हम पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ, परिभाषा और स्वरूप के विषय में बातचीत कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय। वास्तव में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के 3 संप्रदाय प्रचलित हैं: राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय और समन्वयवादी संप्रदाय। राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के समर्थक लोग जहां पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में संस्कृत भाषा को आधार बनाकर शब्दों का निर्माण करने पर जोर देते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के समर्थक चाहते हैं कि ज्यों का त्यों अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अपनी भाषा में ले लिया जाए। और तीसरा संप्रदाय इन दोनों ही सिद्धांतों, इन दोनों ही संप्रदायों के समन्वित रूप पर बल देने की बात करता है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय। वास्तव में राष्ट्रीयवादी संप्रदाय है क्या? राष्ट्रीयवादी संप्रदाय के समर्थक डॉक्टर रघुवीर जी हैं। इस मत के समर्थकों का मानना है कि भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए संस्कृत भाषा पूर्णतया सक्षम है। इस भाषा के माध्यम से निर्मित किए गए पारिभाषिक शब्द न केवल हिंदी भाषी लोगों के लिए बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों के लिए भी सुबोध एवं ग्राह्य होंगे। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के समर्थक लोग ये मानते हैं कि भारत में प्रयोग किए जाने वाली, हिंदी भाषा में प्रयोग की जाने वाली राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय पूरी तरह से संस्कृत भाषा पर आधारित धातुओं, प्रत्ययों और उपसर्गों के प्रयोग करके बनाए गए शब्द होने चाहिए। इसके समर्थन में मुख्य तौर पर वे 2 बातों पर जोर देते हैं, 2 तर्क वो देते हैं। एक तो ये कि अगर हम हर चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त शब्दावली को लेने लगे, हर शब्द को वहाँ से लेने लगे, तो इससे हमारी भाषा की समृद्धि, हमारी भाषा के विकास में बाधा आएगी। और किसी भी समृद्ध भाषा के लिए यह एक अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरा एक प्रबल तर्क वो ये देते हैं कि संस्कृत भाषा में पर्याप्त क्षमता है कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अपनी भाषा की ध्वन्यात्मकता, अपने व्याकरण के अनुसार और अपने यहाँ के जो लोग हैं उनके वाग्यंत्र के अनुरूप शब्दों का आसानी से निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं 2 मुख्य तर्कों के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय का समर्थन किया है। इसके समर्थन में जो मुख्य रूप से तर्क दिए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। संस्कृत भाषा में 600 धातुएं, 80 प्रत्यय और 26 उपसर्ग हैं, जिनसे लाखों शब्दों का निर्माण सरलता से किया जा सकता है। एक अन्य प्रबल तर्क दिया जाता है, संस्कृत भाषा से निर्मित शब्द भारतीयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली की अपेक्षा अधिक ग्राह्य होंगे। एक महत्वपूर्ण तर्क है। यह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को हम ग्रहण करेंगे तो वह हमारे वाग्यंत्र के अनुकूल नहीं होगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए उन शब्दों का सही प्रकार से उच्चारण कर पाना। भारत की अधिकांश भाषाएं संस्कृत भाषा से निर्मित हैं, अतः संस्कृत भाषा से निर्मित पारिभाषिक शब्दावली अन्य भाषाओं के लोगों के लिए भी ग्राह्य होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण तर्क है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा केवल हिंदी भाषा की ही जननी नहीं है, बल्कि भारत में प्रचलित अनेक भाषाओं की, अगर हम द्रविड़ भाषा परिवार को छोड़ दें तो अधिकांश जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, अतः संस्कृत भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना तर्कसंगत होगा। इस भाषा में बने शब्द पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा पर खरे उतरेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण तर्क है। और अंत में एक अन्य तर्क ये भी दिया जाता है कि अन्य भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों स्वीकार करने से हिंदी भाषा विकृत हो जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण तर्क है, क्योंकि किसी भी भाषा की समृद्धि को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वह भाषा विकासशील रहे, और उसके विकासशील होने के 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि दूसरी भाषाओं के शब्दों का उसमें समावेश होता चला जाए, और दूसरा ये कि वह भाषा अपनी व्याकरण के अनुसार भी नए शब्दों का निर्माण करती रहे। दूसरा पहलू कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है कि उसमें पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए कि वह नए शब्दों का निर्माण कर सके।
लेकिन इसके विपक्ष में भी अनेक तर्क दिए जाते हैं। इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। एक ये तर्क दिया जाता है कि पारिभाषिक शब्दावली के राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के समर्थक यह तर्क देते हैं कि संस्कृत भाषा के माध्यम से सभी अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, परंतु यह कथन सत्य नहीं है। हो सकता है कि ऐसे बहुत से शब्द हों जिन्हें हम अपनी भाषा में नहीं ढाल सकते, अपनी भाषा के अनुरूप नए शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क है, पारिभाषिक शब्दावली के राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के समर्थक केवल अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ही विरोध नहीं करते, बल्कि वे भारत में प्रचलित अन्य भाषाओं, यहाँ तक कि हिंदी में प्रचलित तद्भव शब्दों का भी विरोध करते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण बहुत अधिक कठिन हो जाएगा और इस प्रकार निर्मित पारिभाषिक शब्दावली का प्रचलन सरलता से नहीं हो पाएगा। एक महत्वपूर्ण तर्क है यह भी कि हम केवल यही नहीं कहते कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को हम ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि इस सिद्धांत के समर्थक ये भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा के आधार पर ही हिंदी में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाए, जो एक बड़ी मुश्किल सी बात हो जाएगी। पारिभाषिक शब्दावली के राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के समर्थकों का यह तर्क भी उचित प्रतीत नहीं होता कि संस्कृत भाषा में निर्मित शब्द भारतीयों के लिए अधिक ग्राह्य होंगे, क्योंकि अन्य भाषाएं तो बड़ी दूर की बात है, अब हिंदी भाषी लोग भी संस्कृत के शब्दों से परहेज करते हैं। यह भी एक वास्तविकता है कि हिंदी भाषी लोग भी अब संस्कृत के शब्दों से उतने अधिक परिचित नहीं रहे। संस्कृत की शब्दावली अब हिंदी में उतनी अधिक सहज रूप से नहीं आती जितनी पहले कभी आया करती थी। अब हमारी भाषा का भी एक वैश्वीकरण हो गया है और वैश्वीकरण के साथ साथ इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं, केवल वो भाषाएं नहीं जो बड़े पैमाने पर हैं, जो साहित्यिक भाषाएं हैं, बल्कि क्षेत्रीय भाषाएं या छोटी छोटी बोलियां कहिए, उन बोलियों के शब्द भी हिंदी भाषा में अपना स्थान बना चुके हैं और उन्हें नज़रअंदाज करना कहीं से उचित नहीं होगा। एक और तर्क दिया जाता है कि वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली को ज्यों का त्यों स्वीकार करना अधिक उपयुक्त होगा। जी हाँ, यह एक महत्वपूर्ण तर्क है। वैश्वीकरण का दौर है और ये माना जाता है कि जितना अधिक वैश्विक सामग्री हमारी भाषा में आएगी, उतना अधिक हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल पाएंगे। तो विपक्ष में भी कुछ तर्क अवश्य हैं और जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सही है कि किसी भाषा के विकास के लिए राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय बहुत अधिक सही है, क्योंकि यही वह संप्रदाय है जो किसी भाषा को समृद्धि प्रदान करता है। इसलिए इसे अपनाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब इसके कुछ विरोध अवश्य थे, कुछ विपक्ष में तर्क अवश्य थे, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ समाधान सुझाया गया है। जैसे यहाँ पर कुछ समाधान दिए गए हैं। राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के समर्थकों का कहना है कि कुछ लोग यह कहकर इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि इस प्रकार बने शब्द अधिक कठिन होंगे, लेकिन उन लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द भी ग्रीक और लैटिन धातु के प्रयोग से बने हैं। आरंभ में वे भी कठिन रहे होंगे, लेकिन चलन में आने के बाद धीरे धीरे वे जन सामान्य के द्वारा स्वीकार कर लिए गए। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पारिभाषिक शब्दावली सामान्य बोलचाल की शब्दावली नहीं है, यह विशेषज्ञों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली है, अतः इसका कठिन होना स्वाभाविक ही है। पहला जो समाधान सुझाया गया है कि जैसे जैसे कोई शब्द चलन में आने लगता है वह स्वतः ही सरल हो जाता है, महत्वपूर्ण है और पूर्णतः उपयुक्त है। और दूसरा, यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ये जो शब्दावली है एक विशिष्ट शब्दावली है, विशेषज्ञों की शब्दावली है, अतः इस शब्दावली को अगर हम सरलता पर ही आग्रह करते रहें या कहें कि सरलता का दुराग्रह करते रहें तो वह उचित नहीं है। वास्तविकता है उसके सटीक होने की, उसके शुद्ध होने की, भले ही वह हमारी भाषा में हो या दूसरी भाषा में हो। कुछ विद्वान यह सुझाव भी देते हैं कि भारत एक मिश्र संस्कृति है, इसलिए पारिभाषिक शब्द ऐसे होने चाहिए जो संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, तद्भव, देशज व विदेशी शब्दों के सहयोग से बने हों। वास्तव में ये धीरे धीरे राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय से एक अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदाय की तरफ चले जा रहे हैं और यहाँ पर यह तर्क राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के जो समर्थक हैं उन्होंने ही ये एक समाधान सुझाया है कि इसका दुराग्रह हमें नहीं करना चाहिए कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हम संस्कृत भाषा को आधार बनाकर क्या करें, बल्कि भारतीय भाषाओं
भारत की जो दूसरी भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित या छोटी छोटी बोलियां हैं, उन शब्दों को आधार बनाकर भी अगर हम पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करें तो वह उचित होगा। और निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पारिभाषिक शब्दावली के राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत का अपना एक विशिष्ट महत्व है। हिंदी भाषा के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करते समय इसी सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन यह तथ्य भी स्वीकार करना उचित होगा कि सभी शब्दों का निर्माण इस सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हमें अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत और समन्वयवादी सिद्धांत का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो निष्कर्षतः हम यही बात कह सकते हैं कि राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन हमें पूरी तरह से अपनी बात पर अड़े नहीं रहना चाहिए कि हम राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय का प्रयोग करके ही सभी शब्दों का निर्माण करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना अधिक चलन में आ चुके होते हैं कि उनको अब किसी दूसरे में रूप में बदलने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना अधिक प्रचलित हो जाते हैं कि हमारे भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा शब्द होता है कि वो पहले से ही पूरी तरह से प्रचलन में आ जाता है, और जब हम उसके लिए पारिभाषिक शब्द बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। लोगों के लिए वह शब्द पहले से ही एक परिचित सा शब्द होता है। ऐसे शब्द के लिए अपनी भाषा में एक नए शब्द का निर्माण करने का तब कोई औचित्य नहीं बनता। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। थैंक यू।